सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज पाक फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग और ब्रीफिंग दोनों बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सियासत और मईशत की अगर बात करें, दोनों इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार दिखाई देती हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने न सिर्फ इस अदम इस्तेहकाम की दुरुस्त तशखीस की, बल्कि इसका मेरे ख्याल से शाफी इलाज भी बता दिया है। DG साहब ने ये कहा, जो कि उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, कि जी हमारा मसला ये है कि हम इंतहाई संजीदा मसाइल को भी सियासत की नज़र कर देते हैं। पिछले 3-4 साल से रियासत की जगह सियासत को अहमियत कौन सी जमात दे रही है, ये पाकिस्तानी अवाम मुसलसल देख रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, ये दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर जहाँ दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं वो तरक्की कर रहे हैं, वहीं हमारे मुल्क की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में एक इंतशारी टोला इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के सहारे झूठा प्रोपेगेंडा करके इस प्रोपेगेंडे के ज़रिए मुल्क की सलामती और रियासत को दाव पर लगा रहा है। लेकिन अब इन सोशल मीडिया के शतुंगड़ों की शायद खैर नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ौज की तरफ से इस अज़म का भी इजहार किया गया कि इस मखसूस इंतशारी टोले के झूठ, फरेब और प्रोपेगेंडे का जवाब मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया जाएगा। ये पाक फ़ौज का बेहतरीन फ़ैसला है, क्योंकि झूठ बोलने वालों जो डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं, इन लोगों का जब तक मुंह नहीं तोड़ा जाएगा, इनका हौसला यकीनी तौर पे बढ़ता चला जाएगा। और मैं ये मुतालबा करती हूँ कि कंप्यूटर पर, मोबाइल पर बैठकर मुल्क की सलामती पर हमले करने वाले इन डिजिटल दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन किया जाए और फिल फॉर किया जाए। ये जो अज़्म इस्तेहकाम की बात हो रही है, मैं ये कहती हूँ कि ये जो झूठ बोलते हैं, दूसरों की इज्जत उछालने वाले, फेक न्यूज़ फैलाने वाले, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई को भी अज़्म इस्तेहकाम का हिस्सा बनाया जाए। इनके घरों पर बाकायदा छापे मारे जाएं। क्यों? क्योंकि जैसे दहशतगर्द बंदूकों से, बम धमाकों से पाक फ़ौज पर हमले करते हैं, ऐसे ही ये जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बेशरम बेअकल सोशल मीडिया के शतूंगड़े कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पाक फ़ौज पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, पाक फ़ौज की आला शख्सियात पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। उनकी तस्वीर को किस तरह शेयर किया जाता है आपके सामने है। और मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि इनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करवाती हूँ। ब्रिगेडियर राज, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और डॉक्टर फरहान विर्क आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से ब्रिगेडियर साहब से शुरू करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, आज DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप कैसे देखते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये आपने खुद ही कहा है कि बड़ी अहम है, और इस पर कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली समराइज़ किया है होल गैमट ऑफ प्रॉब्लम्स, जो कि अभी हमें काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म, ये दोनों के स्फीयर्स में हम उससे हमकिनार हैं। और एक्सटर्नल और इंटरनल अवामिल पे उन्होंने ज़ोर दिया है। अब एक्सटर्नल तो हमें बड़ा क्लियर है कि एक तो देयर आर फोर्सेस जो कि इनिमिकल हैं हमारी कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात पे, जिसमें चाइना शामिल है, CPEC को डिस्टेबलाइज़ करना है, और दूसरा पाकिस्तान में एक लगातार इंतशार फैलाना है, क्योंकि इस इंतशार की वजह ये है कि वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पे इकनॉमिक स्टेबिलिटी आए, और इकनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स कि कंट्री पॉलिटिकली भी स्टेबल हो जाता है, और उसके बाद वो जो उनके मज़मूम मकासद हैं उन बैरूनी ताकतों के, वो पूरे नहीं हो पाते। और दूसरा, हमारा बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद जो हमारी तवक्कुआत थी कि एक स्टेबिलिटी आएगी, वो नहीं आ पाई, और एक दोहरी तब्दीली हुई है 2021 के बाद, जो कि एक गलत तब्दीली है, और उसमें दहशतगर्दी है, उसको एक नई ज़िंदगी मिली है। और PTP जैसी क़ुव्वतें जो कि उस वक्त ऑन द रन थी,
उनको एक नई ज़िंदगी और नई ताकत अता हो गई है। उनके मुस्तकिर हैं पख्तिया, होस्ट, पख्तीता, नंगरहार, और जिसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इंडिकेट किया जा चुका है अफगान अबूरी हुकूमत को। उनके वज़ीर दाखिला हक्कानी साहब, उनके वज़ीर दिफा और जो उनके मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं ज़बीउल्लाह साहब, उनके साथ लगातार पॉजिटिव इंगेजमेंट हुई है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के लेवल पे और वज़ीर ख़ारजा के लेवल पे। दीगर भी हमारे चैनल्स हैं जो कि बरूएकार ला के उनको हर तरीके से समझाया गया है। मगर अलमिया ये है कि वहाँ पे जो जौहरी तब्दीली हुई है उसका इदराक बहुत सी लोगों को नहीं है। वो ये तब्दीली है कि इस वक्त वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत है जो कि जिसका माखज़ आइडियोलॉजिकल है। स्पिरिचुअल और टेम्पोरल पावर मुल्ला हिब्तुल्लाह खुंज़ादा जो कि कंदाहार में बैठे हैं उनके पास है, और अगर कोई प्रैग्मेटिस्ट काबुल में हैं भी तो वो इस वक्त हिब्तुल्लाह खुंज़ादा के जो अमर या उनका हुक्म होता है उसके ताबे हैं। और उनकी हिब्तुल्लाह खुंज़ादा की जो ओरिएंटेशन वो आइडियोलॉजिकल है। वो ये समझते हैं कि टीटीपी ने उनके हाथ पे बैत की हुई है, वो उनके साथ मिल के अमरीकनों के खिलाफ जंग लड़ी हुई है, और एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो दोनों शेयर करते हैं। और इसके बाद एक और एलिमेंट है जो कि अलकायदा और दाइश की सूरत में अफगानिस्तान में मौजूद हैं, और ये अफगान अबूरी हुकूमत समझती है कि अगर हमने इनके खिलाफ टीटीपी को भी नाराज़ कर दिया पाकिस्तान के लिए, तो हो सकता है कि ये अलकायदा और वो ये टीटीपी मिल जाएं और हमारे खिलाफ एक नया महाज खड़ा कर दे। तो ये बस बदकिस्मती सूरत हाल है अफगानिस्तान की, और कोई भी ऐसी इंसर्जेंसी जिसके एक फॉरेन बेसिस हों उसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। तो और हैट्स ऑफ पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आर्मी, एफसी, इवन पुलिस जो कि इससे नबर्द आज़मा है। और आज जो DGISPR ने फिगर्स दिए आपको कि 112 जो हैं वो हो रहे हैं IBOs, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, और हर घंटे में 4 से 5। तो आप ये जिस तरह भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है घंटे में 112 से ज़ायद ऑपरेशंस, रोज के बुनियाद पे 112 और घंटे के 4 से 5। और जनवरी से अब तक 137 कीमती जानों की हम कुर्बानी दे चुके हैं, और 400 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया है। तो ये बहुत बड़ी एक कुर्बानी है, और इसमें सिर्फ काइनेटिक कंपोनेंट अकेला नहीं चल सकता। अज़्म इस्तेहकाम एक हमाजहत ऑपरेशन है, और उसका मकसद भी यही है कि तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर इसमें अपना हिस्सा डालें। और ये शुरू होता है जी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, क्योंकि जो दहशतगर्द होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन होती है पब्लिक सपोर्ट। अगर वो पब्लिक सपोर्ट उनसे ड्रेन कर ली जाए तो उनके पास फिर सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। और पॉलिटिकल फोर्सेस का ये काम है कि वो पब्लिक सपोर्ट को मार्शल करें और उनको एक यूनिटी और एका पैदा करें, यकसुई लाएं। मगर बदकिस्मती से हम क्या देख रहे हैं कि सियासी मुफादात के लिए शॉर्ट टर्मिज्म और एक्सपीडियंसी, इनके लिए ऐसी कुव्वतें हैं जो सरगर्दा हैं, मगर जो एक नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव है उससे वो पैदा कर रहे हैं। तो ये बहुत एक ख़तरनाक सिचुएशन है जिसमें हमारी जो पुलिस की इस्तेदाकार है KPK जैसे सूबे में जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, वहाँ पे पुलिस की CTT के नंबर्स हैं वो कोई 2500 से कम है, जबकि बलूचिस्तान जैसे सूबे में जहाँ पे शायद दहशतगर्दों का दबाव उस तरीके से नहीं है, वहाँ पे 3500 है। तो जुडिशरी का भी किरदार है जिसमें क्रिमिनल जस्टिस नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक मॉडिफाई होना था, मगर वो कुछ नहीं हो पाया, और कन्विक्शन रेट दहशतगर्दों का बहुत कम है। अब ना वो दहशतगर्द उनको सज़ा होती है, ना इस्तेदाकार है CTD अपरेटस की, ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपना इम्प्रिंट बढ़ा रही है मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स में। तो विली नीली FC और आर्मी के हवाले मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स करके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो पीछे हट गई है, सेटल्ड एरियाज तक महदूद हो गई है। और जो सियासी कुव्वतें हैं उनका ये हाल है कि गंडापुर साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, इवन गवर्नर को मैं कहूँगा, उंडी साहब उनका भी इलाका है, और मौलाना फजलुर रहमान, ये 3 मेजर एक्टर हैं, मगर जो इनकी एफिलिएशन है जिन अजला से वो सबसे ज़्यादा इंसर्जेंसी प्रोन है।
टांग, लकी मरवत और DI खान। तो अब ये कंप्लीटली एक ख़तरनाक एनवायरनमेंट है और जिसमें लाने के लिए तब्दीली हमें काइनेटिक के साथ साथ नॉन काइनेटिक कंपोनेंट को भी साथ लेके चलना है। सबसे बड़ी बात है कि हमें विल की ज़रूरत है और पॉलिटिकल इसमें फोर्सेस की यकसुई और ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना। डॉक्टर साहब आप तो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सोशल मीडिया पे, आपका वसी तजुर्बा एक्सपीरियंस है और आप इस पार्टी के साथ भी रहे जिसके लोग अब जिनके लिए मैं तो शतुंगड़े का वर्ड इस्तेमाल करती हूँ, उनको गुस्सा भी आता है, लेकिन हरकतें ऐसी करते हैं, कोई अच्छी हरकतें करे तो शतुंगड़े के अलावा हम कोई अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें इनके लिए, लेकिन कोई शर्म नहीं आती। देखिए इनका एक बुनियादी मसला है जो हमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि एक पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी आपने हमेशा से सुना है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करती है, ठीक है, वो ये बातें करे हमें समझ में आता है। अचकज़ई साहब की पार्टी है PK मैप, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करती है, हमें समझ में आता है, ठीक है। को BNP मेंगल है, वो ये पॉलिटिक्स करे, हमें समझ में आता है। इनकी हमें आज तक आइडियोलॉजी की समझ ही नहीं आई कि भाईजान आप करना क्या चाहते हैं। कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमें फौज से बड़ा मसला है, लेकिन यही फौज कल को फर्ज किया इनकी सपोर्ट करती है तो ये उसी फौज को फिर से उठा लेंगे। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे माजी में खुद कहते थे ललन के हम एक पेज पर हैं, आपको याद होगा उस टाइम के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जिनके फिर खिलाफ हो गए, इन्होंने फिर जहर उगला, तो क्या कहते थे ये कि एक पेज पर हैं, आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, ये अल्फाज थे ना इस पार्टी के चेयरमैन। अब मतलब मसला ये है कि अगर आज सारे दिन कौम का जो बाप है उसके खिलाफ आप कैंपेन करते हैं, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती। अब ये देखिए ना कि हम पहले कहते थे अमरीकी गुलामी नामंजूर, और अब सारा दिन ट्रंप के झंडे लगाकर सोशल मीडिया पर लगे होते हैं कि जब ट्रंप आएगा वो हमें बचाएगा और बनेगा नया पाकिस्तान। हाँ, ये तो मतलब ये आपकी क्या थिंकिंग क्या है, आप सोच क्या रहे हो कि या तो ये ना कि उनका नारा था तब्दीली, ये तब्दीली है ना। जी मतलब उन्हें अपना मौकिफ तब्दील किया ना फरहान। आप ये देखिए, उन्होंने पहले कहा था अमेरिका को नो मोर, अब वो अमेरिका से उम्मीदें लगा के एब्सोल्युटली नॉट। जी अब वो कह रहे कि अमेरिका ही हमारे लिए कुछ करे। अब मतलब या तो आपकी कोई नजरियाती जिद्दोजहद हो, हमें समझ भी आते हैं। अब आपकी जिद्दोजहद क्या है कि यार एक पर्सनैलिटी है, अगर वो खुश हो जाएगी फौज से तो हमारे लिए फौज बड़ी अच्छी है, अगर वो खुश हो जाएगी अदालत से हमारे लिए अदालत बड़ी अच्छी है, अगर उस पर्सनैलिटी की अमेरिका मदद करेगा तो हमारे लिए अमेरिका बड़ा अच्छा है, अगर उस पर्सनैलिटी के लिए कोई मदद नहीं करेगा तो हमारे लिए वो बहुत बुरा है। तो आप विदाउट एनी आइडियोलॉजी ऑपरेट कर रहे हो सिर्फ एक बंदे को खुश करने के लिए, ये आपका क्या नजरिया है? और फिर वही जो चीज़ है वो हमें नजर आ रही है कि अगर सेपरेटिस्ट आपके उस लीडर की सपोर्ट करें, आप उनके हक में डिजिटल मीडिया पे आ जाते हो, अगर TTP वाले कोई प्रेस रिलीज जारी करें ये उनके हक में आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक अजीबोगरीब किस्म की बात हो रही है। ये बन्नू का जो वाक़या है, जी। इसके बाद अगर आप देखें तहरीक तालिबान ने अपनी एक स्टेटमेंट इशू की, ठीक है, और अगर आप वो स्टेटमेंट देखें और आप इस पार्टी के डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट की जो ट्वीट्स हैं वो देखें तो आपको लगेगा कि यार वो स्टेटमेंट इन्होंने जैसे लिखकर उनको दी। अब आप देखिए उस पर कितना एक अफसोसनाक वाक़या और उस पर इन्होंने किस तरह की खबरें फैलाई, क्या कुछ करते रहे। अब इसके ऊपर ना एक और चीज़ आ जाती है कि हमें थोड़ा सा ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब डॉक्टर फिजा आप माशाल्लाह से 4-5 साल से शोज़ कर रही हैं, आपने कभी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी सोचा होगा कि ये वाला शो 6 साल से कर रही हैं? जी 6 साल से आप कर रही हैं। आपने कभी सोचा था आज तक कि अचकज़ई साहब और तहरीक इंसाफ आपस में हाथ मिला लेंगे और महमूद खान अचकज़ई को तहरीक इंसाफ सदर के उम्मीदवार के लिए नामजद करेगी? कभी आपके जहन में ऐसा ख्याल आया था? कभी भी नहीं था ना। मतलब कोई बंदा रैशनल सोच ही नहीं सकता। अब इसकी वजह कभी ये सोचा था कि मौलाना फजल रहमान साहब की तारीफें करना शुरू हो जाएंगी, यही पार्टी जिनको डीजल कहती थी? अब यही जो सारे और वो उनको यहूदी एजेंट कहते थे, अब ये एक दूसरे को, अब ये जो सारे सवाल है ना इनका जवाब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में छुपा है। इनमें कैसे छुपा है कि ये ऑपरेशन हो रहा है स्मगलर्स के खिलाफ जो तेल की स्मगलिंग करती हैं, जो मंशियात फरोशी करती हैं, और इनका ये सारा धंधा चलता है आपके अफगान बॉर्डर से। तो अब ये जो इनका एक म्यूचुअल सोशल मीडिया पे चीखें क्यों निकल रही हैं? जी वही बात है ना, जो इनका एक म्यूचुअल एजेंडा है वो ये है कि किसी तरीके से अफगान बॉर्डर खुल जाए, जो DGISPR साहब ने आज बात की कि अफगान बॉर्डर खुलेगा, हमारी मंशियात फरोशी होगी, स्मगलिंग होगी, तेल की स्मगलिंग होगी, हमारे कारोबार चलेंगे। अब वो जो DGISPR साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया था, वो ये उठाया था कि ये लोग अरबों रुपए वहां से स्मगलिंग करके कमा रहे हैं, ये सारे अनासिर। अब उन अरबों रुपए का कुछ हिस्सा जो है तहरीक तालिबान और BLA को जाता है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि 1 साल पहले तहरीक तालिबान और ये जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं इनका भी आपस में इत्तेहाद हो चुका है। अब तहरीक तालिबान का नजरिया जो है इस्लामी शरीयत का है, बलोच सेपरेटिस्ट जो है सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं। दो बिल्कुल अलग अलग आइडियोलॉजीज लेकिन ये मिल चुकी हैं। अब होता क्या है कि जो ये दहशतगर्द जमातें हैं ये इनको फैसिलिटेट करती हैं कि बेसिकली अगर पाकिस्तानी फौज स्मगलिंग रोकना चाहती है
तो आप बलूचिस्तान में दहशत गर्दी शुरू कर दो, आप खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी शुरू कर दो, फौज की तवज्जो उधर हो जाएगी, आपका स्मगलिंग का कारोबार सारा चलता रहेगा। फिर क्या होता है कि फ़र्ज़ किया अगर आपने उस पर भी काबू पा लिया तो नेक्स्ट ईयर में आपके आ जाती हैं इदारों के अंदर कि मतलब DGISPR साहब ने खुद इतराफ़ किया है कि हमारे इदारों को खोखला किया जा रहा है, हमारे इदारों में लोगों को बाकायदा ये लोग भर्ती कर रहे हैं। हमारी सियासत में आप देखें ना कि जो चीज़ें हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे वो हो रही हैं, ऐसे ऐसे इत्तेहाद हो रही हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उनका एक एजेंडा क्या है कि अफगान बॉर्डर खोल, बस ये एक बात। चलिए जी जी आप प्लीज़ कंप्लीट करें। तो बस यही ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो उनसे है, जब से इसका जिक्र हुआ है तब से ये सारी कहानियां हमारे सामने आनी स्टार्ट हो। ठीक है, अच्छा मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे भी ज़रा इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। ये जो अज़्म इस्तेहकाम है, ये तो ऑपरेशन जारी बात है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है, स्मगलिंग और जितनी भी अब ये चीज़ें जिनको रोकना वाकई ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ पहले शुरू हो जाता, पहले भी जो ऑपरेशंस होते रहे उसके हवाले से भी ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रही है एक मखसूस पार्टी, एक मखसूस सियासी जमात, तो इस पर तो सबको एक पेज पर होना चाहिए। यहाँ पे एक डिवीजन क्यों आपको नज़र आ रही है? देखें, हमें ये डिवीजन इसलिए नज़र आ रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टिजनशिप होती है उसमें अगर आप ब्लाइंड हो जाएं और आप पॉपुलिज्म को फॉलो करना शुरू कर दें बजाय किसी आइडियोलॉजी के, और कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ना हो, सिर्फ नफरत हो, पॉपुलिज्म हो, डेमागोगरी हो और एक दूसरे को नीचा दिखाना है, फ्रैगमेंट हो गया पूरा डिस्कोर्स हमारा पॉलिटिकल। और पॉपुलिस्ट जब राइज करते हैं तो बदकिस्मती से उनकी फॉलोअरशिप ऐसे लोगों पे होती है जिनको नदीम फारूक पराचा ने ये डॉन में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो उनको नाम दिया है यूजफुल इडियट्स। ये वो लोग होते हैं कि जिनकी पढ़े लिखे होते हैं, जो का भी होता है और उनकी लिबरल प्रिटेंशंस भी होती हैं, फ्रस्ट्रेशंस भी होती हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, हम इनको सूडो इंटेलेक्चुअल्स भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, वो सूडो खैर वो एक और टर्म हो जाती है, बट ये वो लोग हैं जो कि जेन्युइन तब्दीली चाहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा लिबरल हैं बट नाइव हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि वो किस डेमोगॉग की बातों में आ रहे हैं, जो सब्सटेंटिव पॉलिटिकल डायलॉग है वो क्या होता है और पॉपुलिस्ट नारे क्या होते हैं। अब मुसोलिनी को इसने इटालियन फाशिज्म की बुनियाद पे तकसीम किया और जंग में ले गया, जी पूरी जंग में झोंक दिया। इसी तरह नेशनल जो सोशलिस्ट पार्टी थी, नाजीज जो कहलाए, वो जूस की नफरत की बुनियाद पे उन्होंने अपनी सियासत की बुनियाद रखी और नफरत की बुनियाद पे ही वोट लिए और फिर उसके बाद आके वो जो जमहूरी आज़ादियाँ थी उनको सल्ब किया। तो पॉपुलिस्ट्स का जो काम होता है वो नारे लगाते हैं, कैरिज्मेटिक होते हैं, उनमें कोई हीरो की अपील होती है और वो ये देखते हैं कि मोमेंट्स में रहते हैं और फॉलोअर्स को जो चीज़ इमोटिव लेवल पे अपील करती है वो इमोशन से खेलते हैं, उनकी रैशनल इंस्टिंक्ट से नहीं खेलते। ठीक है जी। इसका नुकसान है कि जब हकीकत आपके सामने आता है तो आपके सामने बहुत एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है और उस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व नहीं कर पाते तो फिर वो एक्यूजेशंस का एक तुमार बांध देते हैं अपने जो हरीफ हैं और फिर पूरा डिस्कोर्स पोलराइज हो जाता है। जो अभी वही ना यही हालात हैं, इसकी वजह से हमारी जो KPK की गवर्नमेंट है जी। वो आपने देखा है कि कोई तवज्जो नहीं है इस तरफ दहशतगर्दी से लड़ने के लिए और एक पूरा सूबा जिसकी लीडरशिप अगर उस तरफ उसकी तवज्जो नहीं है तो वो कैसे जंग लड़ पाएंगे। ठीक है जी। चले सर, आज ये जो PTI सेक्रेटरीट पे छापा, पुलिस बताती है कि शवाहिद की बुनियाद पे मारा गया और यहाँ भी जो डिजिटल मीडिया सेल है वो इंटरनेशनल डिस इन्फॉर्मेशन का बाकायदा हब बना हुआ था। इस पर भी बात करेंगे और भी कुछ अहम सवाल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिगेडियर राशिद झंझुआ साहब और डॉक्टर फरहान विर्क मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए। अच्छा, मैं ब्रेक से पहले
इस बारे में बात करना चाह रही थी, लेकिन ब्रेक का वक्त आ गया था कि आज ये जो PTI सेक्रेटरी पे छापा मारा गया, उस पर भी बड़ा वावेला मचाया गया सोशल मीडिया पर। और वो वावेला क्यों मचाया गया, डॉक्टर फरहान बेग, मैं आपसे अंदर की खबर जानना चाहूँगी। पुलिस के मुताबिक बाकायदा शवाहिद थे कि वहाँ पे बाकायदा डिजिटल मीडिया सेल, इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का बाकायदा हब बना हुआ था, और जो गैर मुल्की एजेंसी हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा कह लें, जो करने में मसरूफ़ था। अंदर की क्या खबर है, और ये जो तासुर दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो रंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिर झूठ फैलाया जा रहा है? जी, ये अगर आपने हालिया दिनों में देखा हो तो तहरीक इंसाफ ने ढाका के ऊपर वो जो सकूत ढाका पर वीडियोस जारी हो रही थी और इस तरह का बड़ा इश्तियाल अंगेज कंटेंट आ रहा था, तो उस सब की जो हिदायत थी, जब तहकीकात कमीशन रिपोर्ट पढ़ी जाए, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही थी बानी चेयरमैन की, वो सारी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो बानी चेयरमैन साहब, वो कहा जाता है कि रऊफ हसन साहब को दे रहे थे, और रऊफ हसन साहब फिर आगे सोशल मीडिया टीम को बता रहे थे कि आपने इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करके आगे फैलाना है। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से वही जो रिपोर्ट्स थी उनके पेश नज़र उन्होंने फिर वो चेक किया है कि या कितना मवाद इनके पास मौजूद है, क्या मौजूद है। अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो तो यही है कि काफ़ी कुछ उनके हाथ लगा है और काफ़ी चीज़ें अब वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। अच्छा, ये मतलब बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत? जी देखिए, जब हम भी तहरीक इंसाफ में होते थे, हमने ये चीज़ नोट की थी कि पूरी की पूरी सोशल मीडिया टीम को बयानिया इमरान खान की तरफ से जाया जाता था, उनके अलावा कोई बयानिया नहीं था देता। तो ये जो जितने भी मुख्तलिफ किस्म के बयानिए, आज तो बल्कि एक नया बयान भी आ गया है कि उन्होंने मीडिया के सामने इतराफ़ किया है कि 9 मई को मैंने अपने वर्कर्स को बोला था कि GHQ के सामने जाकर आप लोग एहतजाज करो। तो पहले तो वो कहते थे कि 9 मई को जी मैं गिरफ्तार था, मेरा कोई किरदार ही नहीं। आज उन्होंने मीडिया को नई स्टेटमेंट जारी कर दिया कि मैंने एहतजाज का बोला था, लेकिन मैंने बोला था GHQ के सामने आपने पुरअमन एहतजाज करना है। तो अब ये कैसा पुरअमन एहतजाज है कि पहले आप मानते ही नहीं थे, अब आप मानना शुरू हो गए हैं, तो कुछ देर बाद ये मजीद इनकी हकीकतें सामने आ जाएंगी सब। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे भी ज़रा इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। ये जो अभी PTI सेक्रेटरी पे छापा मारा गया और ये जो खबरें सामने आ रही कि वहाँ से बाकायदा झूठ का चूरन मंजन बेचा जा रहा था, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर उन्होंने ये किया है तो बहुत अहम चीज़ है कि उनको प्रोसिक्यूट करें और उनको सज़ा दिलवाएं, क्योंकि ये सज़ा सबसे बड़ा डेटरेंस होता है। जब कोई सज़ा नहीं मिलेगी, जिस तरह 9th पे के मुल्ज़मान को अब तक नहीं मिल पाई, तो आपने देखा है कि पूरे मुल्क में कितना बिगाड़ पैदा हो गया है। तो ये सज़ा और मुल्ज़मान की हौसला अफजाई होती है, फिर और लोग भी फिर वो हरकत करने की कोशिश करते हैं, खुदा ना खास्ता। जी एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी चीज़ तो वो है कि जिसने भी ये किया है, अगर उसको टेक्नोलॉजिकल मीन से पकड़ा जा सके, एविडेंस अगर क्लियर है, तो उनको सजा दी जाए करारे वाकई। और अगर वो कोई बैरून मुल्क से ऐसी कैंपेन चला रहा है तो उसको भी आप देयर आर वेज एंड मीन्स के कैसे उसको टैकल करें। अब जब ये मेरा ख्याल है 3 सिम्टोम में हमें जाना पड़ेगा। पहला तो ये टेक्नोलॉजिकल मीन्स हैं जिससे आप फायरवॉल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, IP एड्रेसेस ट्रेस कर रहे हैं, सोर्स तक पहुंच रहे हैं, लोगों को नैप कर रहे हैं, तो वो तो पहली पार्ट है कि यू गेट होल्ड ऑफ द कल्प। दूसरा इसका हिस्सा वो होगा कि आप उसको प्रोसिक्यूट करवाएं और सजा दिलवाएं। अच्छा बेटे साहब, आपने जो एविडेंस की बात की, एविडेंस की बुनियाद पर इस पार्टी पे पाबंदी लग सकती है फिर? जी बिल्कुल लग सकती है। अगर कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए जिससे ये पता चल जाए कि ये पार्टी मुल्क के मफादात के खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि मुल्क है तो सब है, कोई शख्सियत मुल्क से बड़ी नहीं होती। और अगर ये कहें कि हमारा लीडर होगा तो पाकिस्तान होगा, वरना पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं चाहिए, तो ये तो बयानिया बड़ा जहरीला है। और अगर ऐसे सर ये बयानिया तो फिर मार्केट में काफ़ी देर से चल रहा है और आ भी चुका है, खुदा ना खास्ता 9 मई भी उसका बहुत बड़ा सबूत है, एग्जाम्पल है। तो मैं तो हैरान हूँ कि क्यों इन लोगों को अभी तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया, ख़ासतौर पे जो 9 मई में इन्वॉल्व हैं, बाकायदा सबूत हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जो कुछ ये लोग करते रहे, तोड़ फोड़ जो की कोर कमांडर हाउस में जाके, वो भी सबके सामने है। शोहदा के मुजस्मों के साथ जो करते रहे, उनके जो शोहदा के लवाहिकीन हैं, उनके अहले खान हैं, उनके जज्बात भी आपने सुने होंगे। मतलब कितनी तकलीफ़ है कि उन लोगों ने वतन के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। जानें तक मतलब जान से बढ़कर क्या होता है, जान है तो जहान है, जान कुर्बान कर दी, और वहाँ पे जाके जो उनके मुजस्मात के साथ होता रहा वो भी आपके सामने है। इससे ज़्यादा क्या एविडेंस चाहिए होगा? देखिए एविडेंस भी मिल जाता है, उसको आप पैकेज करके पेश भी करते हैं, मगर हमारा जो निज़ाम इंसाफ पे उंगली उठती है उधर भी हमें देखना चाहिए। हमारी सबसे जो अकाइलिस हील है या वीकेस्ट लिंक है, ये निज़ाम इंसाफ है। हमारे लिबरल लॉज नो होने के बराबर हैं,
अभी पैका लॉज की मदद से आप डिजिटल ये जो लेबल है उसको प्रोसिक्यूट करना चाहते भी हूँ तो उसमें बड़े लूप होल्स हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल है जुडिशरी को भी अब ये देखना पड़ेगा कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन अल्टरनेटिव एस्टैब्लिशमेंट, और इसको ये चाहिए कि क्विक जस्टिस, श्योर जस्टिस और प्रोसिक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ लिबल। पुरअमन एहतजाज तो हमने नहीं देखा, ये तो टीवी स्क्रीन्स अभी उसकी गवाह हैं। तो ये तो एतराफ हो गया ना किस्म का, ये तो आपने मतलब आपने जुर्म का एतराफ कर लिया अगर देखा जाए तो। ये एक किस्म का पार्शल एतराफ है, मगर आप पुरअमन कह रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन तो वायलेंट थी। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो पुरअमन एहतजाज एतराफ़ जुर्म कर लिया गया तो ये फिर इसकी क्या अहमियत आगे कानून क्या कहता है? आप मतलब हालात को देखते हुए क्या समझते हैं, अब क्या होगा? ज़ाहिर बात है इनकी टीम तो अभी वहाँ भी सोशल मीडिया पर वावेला मचाएगी कि बात ऐसे नहीं ऐसे, उसके भी वो 100 रंग निकालेंगे। मैं आपको बल्कि तारीख में थोड़ा सा पहले ले जाता हूँ। 1965 में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही थी, बांग्लादेश से 3 लोगों का एक वफद जो उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था, इंडिया के शहर अगरतला जाता है। ठीक है। और अगरतला जाकर रॉ के एहलकारों से मुलाकात करते हैं और रॉ के एहलकारों को बोलता है कि हम मशरकी पाकिस्तान के जितने कैंट्स हैं उन पर हमला करेंगे, बिल्कुल 9 मई की तरफ उनको जलाएंगे और मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान साथ करवाएंगे। इस मशहूर मुकदमे को कहा जाता है अगरतला साजिश। पाकिस्तानी एजेंसियों को 1965 में ही पता चल गया था कि जी ये चीज़ हुई है और ये शेख मुजीबुर रहमान के ऑर्डर पर हुई है। ठीक। पाकिस्तान ने इसका मुकदमा चलाया 3 साल बाद 1968 में। जिस तरह आज 9 मई के केसेस डिले हो रहे हैं ना, तब भी 1968 में 3 साल बाद इसका मुकदमा चलाया जब शेख मुजीब के 6 नुकात सामने आ गए। ठीक है। शेख मुजीब ने उस वक्त शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी ये सियासी टारगेटिंग की जा रही है, जिस तरह आजकल तहरीक इंसाफ भी आपको मुकदमात के ऊपर शोर मचाती नजर आ रही है और वो भी इनको हीरो लगता है आजकल। उसके बाद जी प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। वहां पर लोगों ने कहा कि जी 1965 का मुकदमा था, आप 1968 में क्यों चला रहे हो, ये तो जी शेख मुजीब को टारगेट किया जा रहा है। और उसके बाद जी लोगों ने एहतजाज किए। अल्टीमेटली पाकिस्तानी स्टेट को केविन करना पड़ा। 1969 में वो सारे लोग रिहा हो गए। अब वो जो बंदा था जो कि उस वक्त अरेस्ट हुआ शेख मुजीब के साथ, जिसका नाम था कैप्टन शौकत अली, 2010 में वो बांग्लादेश का डिप्टी स्पीकर था पार्लियामेंट का। उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर इतराफ किया कि हम 1965 को शेख मुजीब के ऑर्डर्स पर अगरतला गए, हमने इंडियन एजेंसी से अपने कैंट्स पर हमले करने की बात की, पाकिस्तान ने हमें दुरुस्त पकड़ा, लेकिन हमें पार्टी की क़यादत से, अवामी लीग से हिदायत आई थी कि आपने जी मीडिया पर जाकर यही बताने अदालत में कि हम बेकसूर लोग हैं, हम पे जुल्म हो रहा है, ताकि केसेस डिले हों। जितने ज़्यादा केसेस डिले होंगे उतने ज़्यादा अवामी जज्बात हमारे हाथ में होंगे। और अल्टीमेटली फिर यही हुआ कि 1971 हुआ, पाकिस्तान टूट गया। आज भी उस बंदे का जो शेख मुजीब के साथ अरेस्ट था, उसका वीडियो पैगाम इंटरनेट पर मौजूद है, कोई भी जाकर देख सकता है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो 1971 की भी बात हो रही है और फिर ये जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सबको पढ़नी चाहिए, बानी चेयरमैन PTI ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं जेल से, और फिर इतना वावेला मचा। अभी भी कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि हैं तो पाकिस्तानी, खुद को क्लेम पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठकर दूसरी नेशनैलिटीज़ को इंजॉय भी कर रहे हैं और वहाँ पर रह के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। बलोचिस्तान के हवाले से, KPK के हवाले से इस तरह के ट्वीट्स करते हैं, न जाने क्या चाहते हैं। अच्छा, इंडिया तो ये बात करता है क्योंकि जारी बात है हमारा रिवायती हरीफ है, हमारा दुश्मन है। इंडिया तो शुरू से ख्वाब देख रहा था, जिमखाना में नाश्ता करने के ख्वाब भी देखता था, वो तो हमने नाको चने चबवाए। आप बेहतरीन इस पे रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन 1971 अब इनको याद क्यों आया? जब 2018 में इनकी हुकूमत थी तो 1971 तो उससे बहुत पहले हो चुका था, तब इनको सब चीज़ें क्यों याद नहीं आई थी? वो इसलिए याद नहीं आई थी कि इनको अभी हैंडल बाहर से रॉ कर रहा है, और बहुत से लोग हैं जो कि अनविटिंग अकम्प्लिस बन चुके हैं बदकिस्मती से, जिनको शायद मालूम कि ये सटल और ये पॉइजनस बयानिया कैसे इनकी रगों में सरायत कर रहा है। और ये रॉ का मुनज़्ज़म एक मंसूबा है जिससे ये इस किस्म के थीम वो प्रोपेगेट करते हैं। भी 1971 पे बहुत सी बातें हो सकती हैं, उसके लिए एक अलहदा प्रोग्राम रखना पड़ेगा। आई हैव माय ओन आइडियाज ऑन दैट। बहुत सी गलतियां हमसे भी हुई जी। 1971 पे बहुत बातें हो सकती हैं, मगर अगर भारत मुदाखलत ना करता तो ईस्ट पाकिस्तान आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। वही ना उसी तरह अब ये हरकत कर रही है, ये PTI के लोगों को अनविटिंगली इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, उनका मेरे ख्याल से लिंक थोड़ा डाउन है जी। तो डॉक्टर साहब, अब इसका हल क्या नज़र आता है? अब ये जो शतुंगड़े कह लें इनको,
पूरा प्रोपेगेंडिस्ट, एक ग्रुप है, एक जत्था है जो आप एक ट्वीट कर दें, वैसे आप तो अच्छी वहाँ पे मेरे ख्याल से फाइट करते रहते हैं, एक जत्था है जो आप पे चढ़ दौड़ता है, फिर आपकी किरदार कुशी, आपके खानदान की किरदार कुशी, आपकी करेक्टर असैसिनेशन, ना जाने क्या क्या कुछ वहाँ पर होता रहता है, झूठ फैलाते रहते हैं। अच्छा, फिर झूठ ऐसे फैलाते हैं कि फिर एक दूसरे को सपोर्ट बड़ा करते हैं कि अगर आपने एक बात कर दी और किसी एक को चुप की तो फिर सारा जत्था आता है और फिर वो आपको गालियाँ निकालना शुरू कर देता है मुश्तरका तौर पर। अच्छा, नफ्सियात पे भी हमला है बेसिकली, लोगों की नफ्सियात का तो इसका फैक्टर है ही। जी। लेकिन हमारे यहाँ ना अक्सर एक गलत फहमी पाई जाती है कि ये जो एक महसूस पार्टी का रवैया है, हाँ। ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में जुल्म है या ज्यादती है या गुर्बत है या हमारे मसाइल हैं। लेकिन मैं ये चीज़ वाजे करना चाहता हूँ कि ये वो मसला नहीं है। अच्छा, आप अमेरिका में देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं उनका आप कभी पैटर्न नोटिस करें कि ट्रंप के कान में गोली लगी, उन्होंने अपने रियासती इदारों, एजेंसियों, FBI, CIA, USSS, कोई इदारा नहीं छोड़ा जिसके उन्होंने उसको जलील ना किया हो। फिर उसके बाद उनका जो मुकम्मल बयानिया है वो बिल्कुल वैसे ही बयानिया है जैसे तहरीक इंसाफ का। वो अगर अपने मुल्क पर क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे तहरीक इंसाफ वाले करते हैं, कि रत्ती बराबर भी आपको जेर जबर का फर्क भी नजर नहीं आता। तो ये जो मसला है ये हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स का मसला नहीं है कि हमारे मुल्क में नाइंसाफी है, जुल्म है, जबर है। जो इनका मसला है वो एक पर्सनैलिटी के साथ है। अमेरिका में उनका मसला ट्रंप के साथ है, इधर इनका मसला अपने पार्टी लीडर के साथ है कि जी वो पर्सनैलिटी अगर ठीक है तो सब ठीक है, वो पर्सनैलिटी अगर खराब है। अब जब ऐसी एक पर्सनैलिटी कल्ट एक डेवलप हो जाए तो इसके लिए आपको सख्त डेटरेंस वाली पॉलिसी ही अपनानी पड़ती है कि हमारे पास अब दो पॉलिसी मॉडल्स हैं। एक वो जो कि 6 जनवरी को जब अमेरिका में कैपिटल हिल के राइट्स हुए तो वो अमेरिका ने अपनाया कि कोई बंदा जो स्पीकर, वहाँ की जो स्पीकर असेंबली थी उसकी चेयर पर बैठा, उसको 22 साल कैद की उन्होंने सजा सुना दी और अमरीकी अदालतों ने फौरी इंसाफ किया। अब इसकी जगह एक और हमारे पास मॉडल भी है कि तुर्की में जो उर्दुगान के खिलाफ बगावत हुई 2016 में, वहां पर भी जो गोलन नाम के बंदे थे जो कि अमेरिका में रहते थे, उनका प्रॉपर कल्ट था, उनके अपने लोग थे फौज के अंदर। जो तुर्की में 2016 में बगावत हुई उसमें फौज का सिर्फ 1% हिस्सा शामिल था। हमारे यहाँ एक गलत फहमी पाई जाती है कि जी फौजी बगावत हुई, वो फौजी बगावत नहीं थी, वो फौज में जो कल्ट के लोग थे उन्होंने बगावत की। तुर्की की 99% फौज उस वक्त भी उर्दुगान साहब के साथ खड़ी थी। तो जब वो उनकी बगावत नाकाम हुई तो उसके बाद तुर्की ने भी बड़े मैसिव स्केल के ऊपर अरेस्ट किए और तकरीबन कहा जाता है कि उन्होंने 40 से 50 हज़ार लोगों को गिरफ्तार किया। मतलब तुर्की का क्रैकडाउन इतना शदीद था कि पाकिस्तान में पाक तुर्क स्कूल्स होते थे जहां पर गोलन की तंजीम के उस्ताद पढ़ाया करते थे। तो तुर्की हुकूमत ने पाकिस्तान से उन उस्ताद को वापस बुला लिया और उन्हें डिटेंशन सेंटर भिजवा दिया कि जो भी बंदा इस कल्ट का शिकार है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, और उसके बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता माशरे का हिस्सा बनाया गया। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन इसके लिए हमारी रियासत को अब कोई स्टेप लेना पड़ेगा, हम इसको मजीद डिले नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये इससे पहले मैं ब्रिगेड साहब की तरफ जाऊँ, ये जो वज़ीर आला KP के गायब रहे इतने दिन, आप भी ट्वीट्स करते रहे इस हवाले से, फिर आज अचानक से नमूदार होते हैं, ये क्या कहानी है? जी देखिए, हमने तो यही देखा है कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो किया उसमें फलता फूलता है। अगर पाकिस्तान में अनारकी हो, इंस्टेबिलिटी हो, मईशत खराब हो तो आपको पॉलिटिकल फायदा हो रहा है। ठीक है, क्लियर कट आपका यही बयानिया ना कि मुल्क अगर डूब जाएगा, मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, और आप इमरान खान की जेल में जाने से पहले स्टेटमेंट्स देख लें कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान में अनारकी हो जाएगी, पाकिस्तान में बदअमनी हो जाएगी। तो जब भी मुल्की हालात डिस्टेबलाइज होंगे उनको एक अपना पॉलिटिकल बेनिफिट नजर आता है और वो मंजर आम से उस वक्त फिर सामने नहीं आते कि हम किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करें। फिर जब उन्हें लगा कि जी अब हालात काबू हो गए हैं, अमन होने लगे, तो जी अचानक से सामने नमूदार हो गए कि जी हमने भी इसमें अपना रोल प्ले किया। तो ये जब आपकी सोच ही ये बन जाए कि मुल्क को नुकसान पहुंचाकर आपने सियासी फायदा लेना है, तो मैं समझता हूँ ऐसी सियासत का कोई फायदा नहीं। ठीक है ब्रिगेड साहब, फिर इसका हल क्या नज़र आता है आपको, क्योंकि अब हम भी क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हल आपको कुछ नज़र आता है कि ठीक है एहतजाज भी किया जाता है, तमाम जगहों पे एहतजाज होता है, पुरअमन तरीके से होता है, लेकिन कभी भी रियासत के ख़िलाफ़ बाकायदा लोगों के जहनों को पोल्यूटेड नहीं किया जाता, उनके जहनों में जहर नहीं भरा जाता। यहाँ पर तो सारा दिन एक पार्टी सोशल मीडिया पर भी या उनके लोग अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके हाथ में गलती से माइक आ जाता है, किसी प्रोग्राम में उनको बुला लिया जाता है, तो वो बाकायदा रियासत के ख़िलाफ़ लोगों की जहन साजी करना शुरू कर देते हैं। और सॉरी टू से जो मेच्योर लोग हैं वो इस चीज़ में नहीं आते होंगे, लेकिन कुछ कच्चे जहन होते हैं जो शायद इनकी बातों को सच भी मान लेते होंगे,
तो ये अब ख़तरनाक होते जा रहे हैं। मैं बड़ा सोच समझ के इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये बहुत डेंजरस हो रहे हैं। और बल्कि आज DG ISPR साहब ने तो कह दिया ना कि ये बाकायदा डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। तो फिर इनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए ना जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। इनको करार वाकई सजाएं होनी चाहिए अब। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ कि इनको डेटरेंस सजा ही होती है, और 9 मई की अगर सजाएं मिल चुकी होती तो ये अब इस जहरीले बयानिए में अभी खासी कमी आ चुकी होती। बदकिस्मती से वो नहीं हुआ, और उसमें हमारी जुडिशरी को भी अब सोचना तो चाहिए। नजर आ रहा है ब्रिगेडियर साहब वैसे अनकरीब। जी अभी मुझे तो फिलहाल अगर जुडिशरी ये चाहे तो ये क्राइसिस अवर्ट हो सकता है और लोगों को सजाएं मिलेंगी, और जब ये कल्ट का जोर टूटेगा और कुछ समझ पैदा होगी, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ डायलॉग होगा, तो तब बात आगे बढ़ेगी। अब तो देखिए वो कहते हैं कि हम तो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात ही नहीं करते, हम तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव फोर्सेस हैं उनके साथ बात करेंगे। तो ये कैसी जमहूरियत है? ये तो वही पॉपुलिस्ट आइडियोलॉजी को पेंडर करना है ना। समझ नहीं आती ना, जिनके साथ बात करने के ये ख्वाहिशमंद हैं, उन्हीं की जो बड़ी शख्सियात हैं, जो बड़े मनसूबों पे फाइज हैं, उन शख्सियात की तस्वीर लेके उन शख्सियात के हवाले से क्या क्या प्रोपेगेंडा किया जाता है सोशल मीडिया पर, अकाउंट्स किस पार्टी के हैं ये सबको पता है। जी प्रिसाइजली, वो इसी वजह से किया जाता है ना कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इनका खेल नहीं खेलना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस नॉन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ बात करे, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी हो एक चीज़। जो सियासी मामलात हैं वो सियासी क़ुव्वतों के माबैन बातचीत से हल होने चाहिए, और उनको चाहिए कि वो सियासी क़ुव्वतों से बात करें। मगर अगर वो उस तरफ जाने को तैयार ही नहीं है, उन्होंने मुज़ाहिमत का एक रास्ता अपनाया हुआ है। मुज़ाहिमत तो नहीं, इसको मैं वायलेंस कहूँगा, डिस्टेबलाइजेशन कहूँगा। तो अगर ऐसा है तो फिर तो स्टेट को चाहिए अपनी पूरी क़ुव्वत मुतकज़ करके इस जो वायलेंस की जो प्रोपेंसिटी है इसको वंस एंड फॉर ऑल इसका कलाकमा करें, और उसके लिए कोई भी दकीका फरोगजाश नहीं करना चाहिए। एंड ऑल ऑप्शंस शुड बी ऑन द टेबल। डॉक्टर साहब आपका लास्ट कमेंट। जी मेरा यही है कि इस मसले का जो हल है, अगर हम तारीख में भी देखें तो 1965 में जिस तरह मैंने अगरतला साजिश की मिसाल दी, अगर पाकिस्तानी स्टेट उस वक्त अपने कानून पर चलती और इन लोगों को अवामी प्रेशर से मुतासिर होने की बजाय सजाएं देती तो पाकिस्तान कभी ना टूटता। तो अभी भी जो हल है वो रूल ऑफ लॉ में छुपा है कि हमने कानून के तहत कानून के ऊपर अमल करवाने हैं, किसी अवामी प्रेशर में नहीं आना कि ये जितना मर्जी सियासी बयानात दें उसके प्रेशर में नहीं आना। अगर हम कानून के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे मसाइल पाकिस्तान को तंग नहीं करें। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपका, ब्रिगेडियर साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।